नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनेक्सेशन ऑफ अवध के बारे में। अवध पर किस तरह अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया था, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी अवध की ज्योग्राफी बता दूँ। आप अगर नॉर्थ इंडिया आएंगे तो नॉर्थ इंडिया में जो सबसे बड़ा राज्य माना जाता है पॉपुलेशन के लिहाज से, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही अवध स्थित है। उत्तर प्रदेश के एक रीजन को अवध कहा जाता है। आप में से बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में अगर रहते होंगे तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल अलग है, अवध अलग है, सीमांचल अलग है। तो उत्तर प्रदेश का एक रीजन है अवध, जिसका नाम अयोध्या पर पड़ा। अयोध्या जो शहर गए, अयोध्या के नाम पर ही अवध पड़ा, जो कि 16वीं शताब्दी में मुगल एम्परर की संरक्षण के अंदर था। मतलब कि मुगलों का कब्जा था, मुगल साम्राज्य का कब्जा था 16वीं शताब्दी में अवध के ऊपर। लेकिन उसके बाद जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का पतन भारत में शुरू हो जाता है। धीरे धीरे कर कर मुगल भारत में कमज़ोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि औरंगजेब के बाद मुगलों में ऐसा कोई बादशाह आया ही नहीं जो उनकी लेगेसी को आगे कंटिन्यू कर पाए। तो धीरे धीरे कर कर जो मुगल बादशाह थे उनका पतन होना शुरू हो जाता है। एंड एक नई पावर पिक्चर में आती है, जिनको ब्रिटिशर कहते थे, जिनको अंग्रेज़ कहते थे या फिरंगी कहते थे। तो जैसे ही मुगलों की ताकत घटने लगी, धीरे धीरे कर कर इंडिया में जितने भी लोकल पावर है ना, वो उठने लगे और उन्होंने अपने अपने प्रोविंसेस इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए। उनमें से एक अवध भी था। द गवर्नर ऑफ अवध बिगन टू exert greater autonomy until Awadh evolved into an independent state that controlled fertile lands of the central and lower Doab region। जैसा कि मैंने बताया कि जब मुगल साम्राज्य की ताकत धीरे धीरे भारत में कम होने लगी, तो जितने भी साम्राज्य या जगह से जितने भी राज्य रजवाड़े मुगलों के अधीन थे, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे, क्योंकि उनको एक चीज़ समझ में आ गई थी कि अब मुगलों के ज़्यादा दिन भारत में बचे नहीं हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनसे बड़ी मुसीबत, मुगलों से बड़ी मुसीबत भारत में आने वाली है। तो सब ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, अपने अपने गवर्नर नियुक्त करने लगे। उनमें से एक अवध भी था। उसके बाद एक युद्ध होता है, एक बैटल होता है, जो अवध के पूरे इतिहास को बदल कर रख देता है। बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में लड़ा गया था, जिसमें एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ आपके अवध थे। शुजाउद्दौला, फिर शाह आलम द्वितीय, सब ने कंबाइन होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक युद्ध लड़ा था 1764 में, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। वहाँ पर अंग्रेज़ों की जीत हुई, इन तीनों पावर्स की हार हुई और अंग्रेज़ों के हुकूमत में आ गया पूरा का पूरा अवध। क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, जो हारेगा वो खोएगा, जो जीतेगा वो पाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि बैटल ऑफ बक्सर में कंबाइन आर्मी आई थी। इनको लगा था कि ये मिलकर हरा देंगे। कंबाइन आर्मी में था कौन कौन? अवध के नवाब, सबसे बड़ी गलती, जिनका नाम था शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब और शाह आलम द्वितीय। असल में ये बंगाल के नवाब की लड़ाई थी अंग्रेज़ों के साथ, मगर बंगाल के नवाब ने अवध के नवाब को और घटते हुए साम्राज्य के मुगल एम्परर बादशाह शाह आलम द्वितीय को इनवाइट किया कि हम लोग मिलकर लड़ते हैं। इन दोनों की ये सबसे बड़ी गलती थी कि इन दोनों ने इनको अकम्पेन किया और अंग्रेज़ों से इनको हार का सामना करना पड़ा और अवध भी अंग्रेज़ों ने एनेक्स कर लिया। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये लोग साथ मिलकर लड़े अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो इसमें गलत क्या था? गलत ये था कि जो बंगाल था ना, उनमें मीर जाफ़र जैसे बहुत सारे थे। मतलब कि मीर जाफ़र इन सेंस में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अपने ही देश के खिलाफ ज़्यादा बातें करते थे। मीर जाफ़र ज़्यादा थे तो उनका साथ देने की ज़रूरत नहीं थी, मगर फिर भी दिया गया, फैसला आया
बैटल ऑफ बक्सर हारते हैं ये तीनों लोग, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है 1765 में, क्योंकि हर बैटल के बाद अंग्रेज़ ट्रीटी करते थे, चाहे वो उस बैटल को जीते या उस बैटल को हारे, वो ट्रीटी ही करते थे। तो 1765 में आपका बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक ट्रीटी होती है जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, इस ट्रीटी में क्या शर्तें रखी जाती हैं? द ट्रीटी स्टेटेड दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी वुड रिसीव 50 लाख फ्रॉम अवध। 50 लाख रुपए जो अवध है वो अंग्रेज़ों को देगी एज अ वॉर रिडेम्पशन। इन रिटर्न बोथ द पार्टीज वर टू हेल्प ईच अदर इन केस ऑफ वॉर विथ एनी अदर पावर। और दूसरा कि कल को अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ या अवध के खिलाफ किसी भी तरह की कोई थर्ड पार्टी युद्ध करती है तो दोनों पार्टी मिलकर एक दूसरे की सहायता करेंगी। मतलब कि अगर अंग्रेज़ों पर हमला हुआ तो अवध आएगी, अगर अवध पर हमला हुआ तो अंग्रेज़ आएंगे, मतलब कि साथ मिलकर लड़ेंगे, एक तरह का कोलिशन। तो दो शर्तें थी, पहला 50 लाख रुपए अवध देगा किनको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, और दूसरा कल को अगर बैटल होता है तो ये दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। और मई 1816 में जो अवध का किंगडम था वो पूरी तरह ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन गया। देखिए अंग्रेज ना ये जो ट्रीटी वगैरह करते थे ना, ये सिर्फ नाम की ट्रीटी होती थी। वो कहते नहीं है कि धीरे धीरे कर कर वो सारी चीज़ों पर कब्जा करते थे। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, हम ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत अवध के ऊपर एनेक्सेशन नहीं करेंगे, अवध को एनेक्स नहीं करेंगे, हमें 50 लाख रुपए दे दो, ये ट्रीटी साइन कर लो कि कल को साथ मिलकर लड़ेंगे, दैट्स ऑल। लेकिन फिर धीरे धीरे कर कर अवध के अंदर अंग्रेज़ों ने इंटरनल डिस्प्यूट क्रिएट करना शुरू किया और दखल अंदाजी करना शुरू किया, और 1816 तक अवध को पूरी तरह ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बना दिया था, क्योंकि इनको पता था कि अवध में इतनी हिम्मत नहीं है कि बैटल ऑफ बक्सर हारने के बाद ये इतने ताकतवर हो जाएं कि यह अंग्रेज़ों के खिलाफ बातें कर सकें या अंग्रेज़ों को आंख से आंख दिखाकर बात कर पाएं। वाजिद अली शाह वॉज द नवाब ऑफ अवध फ्रॉम 1822। 1822 में अवध के नवाब बनते हैं वाजिद अली शाह। ही वॉज द 10th नवाब एंड वॉज टू बी द फाइनल वन। और ये अवध के 10वें नवाब थे और इनको फाइनल नवाब कहा जाता है इसके बाद, क्योंकि अवध के ऊपर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया था। वाजिद अली शाह को अंग्रेज़ों ने पहली फुर्सत में कलकत्ता भेज दिया था और कहा था कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना नहीं आता है, आप कलकत्ता जाइए, हम आपको पेंशन देते रहेंगे, आप कलकत्ता निकल लीजिए पहली फुर्सत में। क्योंकि अंग्रेज यही चाहते थे, अंग्रेज चाहते तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद ही अवध को एनेक्स कर लेते, मगर नहीं, बहुत चालाक थे, बहुत सारी चीज़ें कंसीडर करते थे वाइल एनेक्सिंग एनी टेरिटरी। और माना यह जाता है दोस्तों कि वाजिद अली शाह बहुत ही कैपेबल रूलर थे, मतलब बहुत ही न्यायप्रिय थे, बहुत ही अच्छे रूलर माने जाते थे, जनता उनसे बड़ा प्यार करती थी, जमींदार वगैरह उनसे बड़ा प्यार करते थे। अंग्रेजों ने एक लॉ के तहत अवध के ऊपर कब्जा किया। वो लॉ तुम्हारा क्या था कि उन्होंने कहा, अंग्रेज़ों ने ये कहा, उसे कहते हैं कैसस बेली, एक लैटिन वर्ड होता है कैसस बेली। उन्होंने कहा कि अवध के जो राजा हैं वो कैपेबल नहीं हैं, वो अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रख सकते, वो इतने कैपेबल नहीं है कि कल को अगर युद्ध हो जाए तो वो हमारा साथ दे पाएंगे या वो अपनी प्रजा को भी बचा पाएंगे। इसीलिए अब आप काम कीजिए, आप कलकत्ता जाइए और इस पूरे के पूरे अवध पर हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। This was in line with Dalhousie doctrine of lapse in which the British would take over a kingdom if there was misrule also। और दूसरा जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का हवाला दिया गया कि अगर कहीं पर भी मिसरूल है तो हम उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। जैसे कि अभी हमारे देश में आर्टिकल 365 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि अगर कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के तहत काम नहीं करता है, अगर भारत का कोई राज्य कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में फेल होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट को वो बर्खास्त कर कर वहाँ पर इमरजेंसी लगा सकती है। अंग्रेज़ों ने भी यही किया। अंग्रेज़ों ने कहा अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपको रूल करना नहीं आता है, आप
एक अच्छे रूलर नहीं हैं, इसीलिए हम आपको हटाते हैं आपके पद से और अब हम अवध के ऊपर अपनी पूरी की पूरी हुकूमत करेंगे, अवध को हम चलाएंगे, अवध की प्रजा हमारी, अवध के लोग हमारे, बात खत्म। एंड फरवरी 1856 को पूरी तरह कंप्लीटली अंग्रेजों ने अवध के ऊपर कब्जा कर लिया। अब बात करते हैं इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया। एक सिंपल सा लॉजिक है, एक राजा जो प्रजा की नज़र में कैपेबल था, जिससे प्रजा बहुत प्यार करती थी, प्रजा जानती थी कि उनका राजा न्यायप्रिय है, उनका राजा एक कैपेबल रूलर है, कल को अगर किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो उनके राजा में इतनी क्षमता है कि वो अपनी प्रजा का और अपने देश का ख्याल रख सकता है, उसकी रक्षा कर सकता है। अंग्रेज़ों ने एक उल फजूल टाइप के लॉ को बनाकर उनके राजा को भेज दिया, कहाँ, कलकत्ता, और अब अंग्रेज उनको चलाएंगे। मतलब देश हमारा, राजा हमारा, लोग हमारे, मगर हुकूमत कौन करेगा, अंग्रेज। पूरे के पूरे अवध में एक कहते नहीं है कि अजीब तरह का रोष उमड़ पड़ा। मतलब आपको मैं बता रहा हूं, अंग्रेजों ने जो कहा था कि राजा कैपेबल नहीं था, राजा इतना कैपेबल था कि जब वाजिद अली शाह लखनऊ से आपका कलकत्ता जा रहे थे, जब अंग्रेजों ने उनसे कहा कि आप कलकत्ता जाइए, आप रिटायर हो गए हैं, तो लखनऊ से कानपुर तक छोड़ने के लिए पूरी की पूरी अवध की प्रजा उनके पीछे आई थी। और उनकी जो बेगम साहिबा थीं, बेगम हजरत महल, जिन्होंने लखनऊ में 1857 की क्रांति को लीड किया था, सिर्फ इसी चलते कि उनके पति को बिना किसी कारण के अंग्रेजों ने सिर्फ और सिर्फ मिसरूल का बहाना देकर कलकत्ता भेज दिया। मतलब कहते नहीं, एक कैपेबल इंसान को उसकी कैपेबिलिटी से बर्खास्त कर दिया। तो पहला रिजल्ट तो ये निकल कर आया कि 1857 की क्रांति में ये जो रोष है ना, ये निकल कर सामने आ गया, क्योंकि उस दौर में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा बंदे अवध के होते थे। अवध को आर्मी सप्लाई स्टेट कहा जाता था, आर्मी सप्लाई कह सकते हैं कि एक तरह का रीजन कहा जाता था, कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में खासकर जो बंगाल फ्रंटियर था, नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अवध के लोग होते थे। गुस्सा तो था ही कि उनके राजा को निकाल दिया, और 1857 की क्रांति के पीछे का ये बहुत बड़ा कारण बना अवध में इस क्रांति के होने का। और अवध से लीड किया वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने। और 5 जुलाई 1857 से लेकर 3 मार्च 1858 के दौरान इस पूरे के पूरे रीजन में जमकर रोष फैला। ठीक है, लोगों ने रिबेल किया, अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि कुछ भी करो मगर रिबेलियन को क्रश करो। अंग्रेजों ने कहा जो सामने आए मार दो, ख़त्म कर दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ इतना जानना है कि ये रिबेल ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि अभी हमें भारत में और हुकूमत करनी है। 1857 की क्रांति, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, इस रिबेलियन को क्रश करो चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि राजा को तो उठाकर भेज दिया कलकत्ता, जमींदारों की ज़मीन छीन ली, जमींदारों से कहा लिमिटेड ज़मीन मिलेगी, अगर इस पे काम करना है तो करो, वरना निकल लो पहली फुर्सत में तुम भी यहाँ से, तुम्हारी ज़मींदारी गई। किसानों के ऊपर बर्डन बढ़ा दिया, किसानों से कहा कि सुनो, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा क्रॉप फेलियर हो रहा है कि तुम्हारा क्रॉप सक्सेसफुल है, इस बार तुम्हारी फसल अच्छी हुई है कि फसल बेकार, हमें हमारा रेवेन्यू चाहिए, अगर नहीं दोगे तो खामियाजा भुगतोगे। और अगर मान लीजिए किसी किसान का क्रॉप फेलियर हो जाता था, किसी किसान का अगर जो क्रॉप है वो सक्सेसफुल नहीं होता था, तब भी अंग्रेज क्या करते थे, उनसे कहते थे रेवेन्यू पे करो, और किसी भी तरह का लोन नहीं देते थे। अगर मान लीजिए कोई 30 त्यौहार पड़ गया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ तुम्हें देना है, हम सिर्फ लेने आए हैं और तुम्हारा काम है सिर्फ देना। तो यही सारी चीज़ें कहते हैं ना कि एट्रॉसिटीज़ की भी एक हद होती है, आप किसी इंसान को उतनी ही हद तक दबाओ जितनी आपकी क्षमता है,
क्योंकि पाप का घड़ा जब भरता है ना, लबलबाने लगता है, बाहर गिरने लगता है। उठाकर घड़ा फोड़ दो, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, जब ये सारी चीज़ें हो गई, 1857 की क्रांति को इन्होंने क्रश कर दिया, रिबेल कर दिया। अंग्रेज़ों ने अवध को उठाकर मर्ज कर दिया, किससे? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस से, ठीक है, जो कि अब उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में तब भी था, ठीक है। बाद में इसका नाम अंग्रेज़ों ने यूनाइटेड प्रोविंसेस रखा, ठीक है। और फाइनली 1902 में यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध इसका नाम रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो ये जो मैंने अभी आप लोगों को पूरी की पूरी कहानी बताई ना, ये अवध के एनेक्सेशन की कहानी है कि किस तरह अंग्रेजों ने सिर्फ और सिर्फ मिसरूल का एक बहाना देकर एक राज्य के ऊपर कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए था रेवेन्यू, उन्हें चाहिए था रेवेन्यू। और आपको एक बात बताऊं, अवध में कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती थी। बस कपास की खेती पर और इंडिगो की खेती पर, नील की खेती पर अंग्रेज़ों की नज़र थी। इसीलिए अंग्रेज़ों ने ये चाल चला और बिना किसी वैलिड रीज़न के एक पूरे के पूरे रीजन को एनेक्स कर लिया। तो उम्मीद है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया एनेक्सेशन ऑफ अवध आप लोग के समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, बी हेल्दी एंड बी सेफ।